बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, बहुत से लोग जो है ना पूछ रहे थे कि भाई यार जापान के विज़िट वीज़े खुले हैं, तो इसके बारे में कुछ गाइड कर दें। तो मैंने कहा चलें जो है ना एक वीडियो बना देते हैं कि जापान में किस वीज़े पे आना चाहिए और किस वीज़े पे नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो 3 से 4 किस्म के वीज़े हैं जिस पे जापान आ सकते हैं ना। नंबर 1 पे विज़िट वीज़ा, नंबर 2 पे वर्क वीज़ा, नंबर 3 पे स्टूडेंट वीज़ा। विज़िट वीज़ा वाले लोग हैं ना, विज़िट बेशक आप जापान आ सकते हैं, लेकिन उसके अगर आप उससे पूछें कि यार उसके आगे स्कोप क्या है जापान में रहने के लिए ना, तो उसकी सबसे बड़ी, आप जापान आने के बाद 3 माह का या 1 महीने का आप विज़िट वीज़ा लेते हैं। अपनी सीवी वगैरह, अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई काम आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी काम हो, आप एक्सपर्ट हो जिसमें वेल्डिंग का काम आपको आता हो, या आपको वर्कशॉप पे आप मैकेनिक हो, डेंटिंग पेंटिंग आती हो गाड़ियों के काम के लिए, या इसके अलावा आप कोई भी और जाओ, आप कह सकते हैं कि यार मुझे इस बेस के ऊपर जापान में जो है ना वीज़ा मिल सकता है। वो आप इधर जब आप सीवी जमा करवाएंगे, अपना रिज्यूमे जो है ना किसी भी कंपनी में आप जमा करवाएंगे, वो फिर आपके इंटरव्यू वगैरह लेके तो आपका जो है ना वीज़ा अप्लाई कर देंगे। लेकिन आपको उसके बाद वापस पाकिस्तान एक दफ़ा जाना पड़ेगा। जब आप पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, उसके बाद वो वीज़ा जो है ना आपको पाकिस्तान में सेंड करेंगे। एलिजिबिलिटी निकलने के बाद आपको पाकिस्तान में वो वीज़ा सेंड करेंगे, जिसकी बिना पे आप फिर दोबारा जापान में एंटर होंगे। अच्छा, एक और तरीका है, जो लोग जापान आते हैं विजिट वीज़ा पे जाते हैं और इधर आके जो है ना वो पॉलिटिकल स्टे डाल लेते हैं। तो वो जापान 6 7 माह 8 माह तक उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती, उसके बाद जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए जो है ना वो थोड़ा सा बहुत रिस्की काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वर्क करने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन आप उसके उस वीज़े में ट्रैवल नहीं कर सकते, पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते पॉलिटिकल स्टे के दौरान जो है ना। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आपके पास अगर कोई हुनर है, आप कोई काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोई ना कोई जो है ना आप कोई काम सीखें। कोई डेंटिंग पेंटिंग का हो जाए, गाड़ियों के मुताबिक अगर करना है तो कोई डेंटिंग पेंटिंग का हो जाए, या कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का, गाड़ियों की जो है इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है, मैकेनिक्स का। उसके अलावा और जो कंपनीज है, जैसे कि वेल्डिंग हो गई, आपको कोई क्रेन चलानी है, जो ये जो बड़ी मशीनें होती हैं, उनका कोई भी आपके जो एक्सपीरियंस हो, फिर उसके मुताल्लिक आप इधर जापान में कोई कंपनी सर्च करके तो आप विजिट पे आओ, आके उस कंपनी में इंटरव्यू दो, अपना रिज्यूमे जमा कराओ। अगर उनको पसंद आए, 3 4 5 कंपनियों में अपना रिज्यूमे जमा करवा दो, अगर उनको पसंद आए तो वो जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक तो हो गया ये विजिट वीज़ा ना, में जो जापान में आके पॉलिटिकल स्टे डाल लेते हैं, उनके लिए ये है कि वो पॉलिटिकल स्टे के बाद उनकी जो है ना वो रास्ता और ज़्यादा तंग हो जाता है। वो कैसे? अब पॉलिटिकल स्टे के बाद उनके पास 2 ऑप्शंस रह जाती हैं, 3 ऑप्शंस होती हैं, जिनमें से जो वो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। वो क्या? फर्स्ट ऑप्शन है कि वो उनको कोई कंपनी वीज़ा दे दे, अगर उनका कोई एक्सपीरियंस हो पाकिस्तान में, ठीक है, कुछ 4 5 6 साल का एक्सपीरियंस कम अज़ कम चलता है ना, वो एक्सपीरियंस लेटर साथ लगा के तो वो जो है ना फिर कोई पाकिस्तानी कंपनी हो, क्योंकि जापानी कंपनी तो आपको कभी पॉलिटिकल स्टे पे वीज़ा नहीं देगी, बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तानी बंदा कोई आपके कोई ताल्लुक वाला हो तो वो आपको वीज़ा दे देगा। सेकंड वन, अगर कोई बंदा आपका इधर आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है या आपको वीज़ा देने वाला नहीं है, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस रह जाती हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी बनाओ जापान में, और आप अपनी कंपनी बनाने के बाद उसमें अपना वीज़ा अप्लाई करो, और उस वीज़ा अप्लाई करने के दौरान माइट भी पॉसिबल कि आपको जापान से फिर एक दफ़ा ट्रैवल वापस पाकिस्तान जाना पड़े। आप पाकिस्तान जाओ, वो आपने जब कंपनी अप्लाई की होगी, उसके आप ऑनर का जो वीज़ा ना वो फिर आपका पाकिस्तान में आएगा। आप इधर लायर के साथ सारी डिस्कशन करके तो वो लायर आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा, आप पाकिस्तान होगे। जब आपका एलिजिबिलिटी लेटर निकल आएगा तो वो आपका पाकिस्तान पोस्ट कर देगा एलिजिबिलिटी लेटर, और आप उस वीज़े पे जो है ना पाकिस्तान आ सकते हो, पाकिस्तान से वापस जापान आ सकते हो। और थर्ड ऑप्शन रहेगी, आप जापान में शादी कर लो। अगर आप जापान में किसी जापानीज के साथ शादी कर लेते हो, या कोई फॉरेनर जिसके पास एजुकेशन होती है, मतलब परमानेंट रेजिडेंस होती है, तो अगर आप उसके साथ शादी करते हो ना, तो फिर भी आपको जो है ना वो वीज़ा मिल सकता है।
उसके लिए आपको पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो पॉलिटिकल स्टे डालते हैं ना जापान में, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो बाद में शादी करें, तो वो उनका जो है ना विद इन 2 और 3 मंथ्स के में जो है ना उनको वीज़ा मिल जाता है। उसको स्पाउस वीज़ा कहते हैं। इसके अलावा जो है ना, एक स्टूडेंट वीज़ा होता है और एक वर्किंग वीज़ा, जो कंपनी जो अपनी कंपनी बना के आते हैं, और दूसरा जो इधर कंपनी का वीज़ा लेते हैं, उनका उनके लिए क्या बेनिफिट्स है। जो स्टूडेंट वीज़े वाले हैं ना, उनकी स्टूडेंट वीज़े में आगे 2-3 टाइप्स हैं। एक स्टूडेंट वीज़ा वो होता है जो कि जापानीज लैंग्वेज पे स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कम से कम इंटर होनी चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। इंटर के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटर ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में वो आप लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर आगे 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर जो है ना का जो है ना, आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके आप उसमें जापान आओ, आप लैंग्वेज करो। लैंग्वेज के बाद आप फर्दर, अगर आपने ग्रेजुएशन की हो तो आप फर्दर किसी भी कंपनी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कोई भी वीज़ा ले सकते हो, वर्किंग वीज़ा। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, आप अंडर ग्रेजुएट हो, तो आपको फिर फर्दर इधर 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, जो जिसको वोकेशनल स्कूल्स में जाके या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके आपको वोकेशनल उसमें 2 साल की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। वो डिग्री के बाद आप उस डिग्री के मुताबिक आगे अपना वर्किंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने आईटी का कोई डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, 2 साल का, या अगर 4 साल का फर्दर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो वो फिर आपको आईटी के मुतालिक किसी भी आईटी की कंपनीज में जो है ना आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर आप कोई मैकेनिकल का गाड़ियों की मैकेनिक्स का डिप्लोमा कर रहे हो, तो फिर वो गाड़ियों के मैकेनिक्स में आपको जो है ना जॉब मिल जाएगी। इसके बाद मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इनकी सैलरीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि कितनी सैलरी, क्योंकि इसमें वो लहदा बात हो जानी है, व्लॉग लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो है ना, जब फर्ज करो आपने पाकिस्तान से किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, आप इधर आते हो लैंग्वेज पे, और लैंग्वेज पे आने के बाद आप जो है ना फर्दर अपनी फील्ड के मुताबिक जो है ना कंपनीज में इंटरव्यू देते हो, ठीक है, अपने सीवी उनको जमा करवाते हो। तो आपको अगर वो ओके कर देते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट आपका जो ही ग्रेजुएशन होती है ना, ग्रेजुएशन के बाद फिर वो फर्दर आपको जो है ना आपका वीज़ा अपनी कंपनी की तरफ से खुद ही अप्लाई कर देंगे। आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, तो फिर आपका वो 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद फिर आप फर्दर किसी कंपनी में जाते हो, तो आपका वो जो है ना उसमें वीज़ा वो कंपनी अप्लाई कर देगी, तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक दूसरी टाइप है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आते हैं, मोस्टली जो है ना स्कॉलरशिप्स पे आते हैं। वो जो है ना, उसमें एक तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। वो मतलब कि इनको काम करना अलाउ होता है जापान के अंदर ना, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आप 28 आवर्स जो है ना पर वीक काम कर सकते हैं आवर्ली वेज के ऊपर। तो उसमें ये होता है कि जो लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, तो उसमें आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको काम मिलता नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आए हैं और उनको काम नहीं मिलता। वो काम क्यों नहीं मिलता? कि उनको लैंग्वेज नहीं आती। इधर जापान में अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप कामयाब हो, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप ज़ीरो। आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप बिल्कुल जापान में नाकाम हो। अच्छा, ये तो होगी स्टूडेंट वीजे की बात है ना। जो लैंग्वेज पे स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उनको लैंग्वेज आ जाती है। सेकेंडली, उनको पार्ट टाइम वर्क इजीली मिल जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट ही लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं, और आगे कंपनीज में उनको मिल जाता है कि यार ये अपने स्कूल में लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इनको बोलना आता है, वो साल 1.5 साल के अंदर वो अच्छी लैंग्वेज सीख लेते हैं। और दूसरा, आप कल्चर की भी समझ लग जाती है। जब आपको लैंग्वेज आती है तब आपको जापान के कल्चर की समझ आती है। जब आपको जापान के कल्चर की, जापान के रूल्स की समझ आनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर लोग जो है ना वो सर्वाइवल इजी हो जाता है जापान में, सर्वाइवल जो है ना। तो इसलिए मैं तो प्रेफर ये करता हूँ कि यार लैंग्वेज पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आप लैंग्वेज सीख सकते हो, और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप जापान में सर्वाइव कर सकते हो। तो अगर लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मतलब बहुत मुश्किल है कि कोई इंग्लिश में कोई फील्ड हो, कोई कोई ऐसी कंपनी हो जो इसमें
इंग्लिश एम्प्लॉय की ज़रूरत हो इंग्लिश बोलने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो भी समझ लें कि 5% जो है ना वो जॉब्स है, मोस्टली जो है वो जापानीज में है। अच्छा, इसके बाद आ गई जो बिजनेस वीज़े पे आते हैं और जो वर्क वीज़े पे आते हैं उनके लिए। अच्छा, वर्क वीज़ा जो है ना वो दो किस्म का मिलता है। एक वर्क वीज़ा वो होता है जो पाकिस्तानी लोग अपने पाकिस्तान से एम्प्लॉयज बुलाते हैं, और दूसरा वर्क वीज़ा होता है जो जापानी देते हैं। जो जापान में जापानी कंपनीज हैं वो वर्क वीज़ा अप्लाई करती हैं फॉरेनर्स के लिए, जो है ना इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए। अच्छा, जो पाकिस्तानी लोग हैं वो साल का वर्क वीज़ा देते हैं, या मतलब स्टार्ट में तो साल का ही मिलता है। और दूसरा जो है जो जापानी कंपनी वीज़ा देती है वो आपको वीज़ा देती है 3 साल का। अच्छा, वो जापानी कंपनी आपको कैसे वीज़ा देती है, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस लगता है 3-4 साल का किसी भी फील्ड में। जिस फील्ड में आपने जापान में आना है उस फील्ड आपको एक्सपीरियंस लेटर पाकिस्तान से बनवाना पड़ेगा। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेटर लगेगा। फिर उसके बाद उनका एक इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू के बाद वो आपसे वर्क के मतलब और थोड़ी सी लैंग्वेज कोई भी आपको पूछेंगे, लैंग्वेज भी आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जो है ना वो इंटरव्यू जापानीज में होगा। उसके लिए 6 माह का डिप्लोमा भी आपको करना पड़ेगा ना पाकिस्तान में, किसी भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से आपको जो है ना 3 माह का 6 माह का डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपका इंटरव्यू होगा वो जापानीज में होगा। वीज़ा जो है ना आगे कंटिन्यू करने का क्या प्रोसीजर है, आप 3 साल, आपको फर्स्ट वीज़ा जो है वो 3 साल का देंगे। उस वीज़े के ऊपर आप सिर्फ उसी कंपनी में काम कर सकते हो, किसी और कंपनी में आप काम नहीं कर सकते। जिस कंपनी का आपको वीज़ा मिलता है उस कंपनी में आप 3 साल काम करोगे। अगर उनको आपका काम पसंद आए वो फर्दर आपको 2 साल का वीज़ा देंगे उसके बाद। ठीक है, बेसिकली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से आने का होगा वो 3 साल का होगा। अगर 3 साल में उनको आपका काम पसंद आता है उसके बाद वो 2 साल का वीज़ा देंगे। कुछ कंपनीज उसके बाद 3 साल का देती हैं, कुछ उसके बाद 5 साल का देती है, लेकिन इसका टोटल जो पीरियड है ना वो 10 साल का होता है। 10 साल आप मुसलसल उस कंपनी में काम कर सकते हो, उसके बाद वो आपको रिटर्न पाकिस्तान भेज देते हैं। ठीक है, वो आपको फिर इधर से पाकिस्तान वापस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं जो कि जापान में वीज़ा, कौन कौन सा वीज़ा है और कैसे कैसे आया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कंपनी वीज़े पे आते हैं ना, जो लोग कंपनी वीज़े पे, बिजनेस वीज़े पे, वो सिर्फ उसी कंपनी में या उसी बिजनेस में काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट है वो मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह इनके ऊपर एक नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे कि इनकी सैलरी का क्या प्रोसीजर है और कितनी सैलरी, किस वीज़े पे कितनी सैलरी जो है ना वो मिल सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर नेक्स्ट आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में या मेरी ईमेल आईडी पे आप जो है ना वो मुझे बता सकते हैं। भाई इस टॉपिक के ऊपर हमें जो है ना ज़रा ब्रीफ कर दे तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको ज़रूर बताऊंगा। जी, अल्लाह हाफिज़।